बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। खौफ की वादियों में गोता खाती एक पुरस्रार और रहस्येबी कहानी, पार्ट 5। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम एक भूत हो और भूतों का कोई भरोसा नहीं, मैंने इसको जवाब देते हुए कहा। मेरी बात पर हंसी की आवाज़ सुनाई दी। चलो इंसानों पर भरोसा कर लो, अगर वो धोखा ना दे तो। मगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको तुम्हारी मंजिल दिलवाने में मदद करूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने लगा था। इसके बाद मुझे इसकी दोबारा आवाज़ सुनाई नहीं दी। दूसरे दिन जब मेरे लिए क़यामत का दिन था, लेकिन ये क़यामत सिर्फ मेरे लिए ही थी। मैं शाम होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ताकि जाकिर के घर से रोने धोने की आवाज़ें बुलंद हों और मेरे दिल को सुकून मिले। इसकी मौत के कुछ दिनों के बाद मैं शहज़ादी के लिए पैगाम भेजूंगा, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। शाम से थोड़ी पहले ही शहज़ादी की वालदा हमारे घर में दाखिल हुई। इनके चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी और ये इस बात का अंदिया थी कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। इनके जाने के बाद पता चला कि वो अपने नूरे नज़र की शादी का कार्ड लाई हैं। बकौल इनके ये पहला कार्ड हमारा ही था और शहज़ादी ने ख़ास तौर पर दावत दी है। कार्ड पर लिखा जाकिर का नाम सुनकर मेरी शिकस्त का ऐलान था, लेकिन मैंने सोचा अभी थोड़ी ही देर में जाकिर की मौत की खबर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। रात हो चुकी थी, मगर ना कोई बुरी खबर, ना ही जाकिर के घर के सामने मैयत का टेंट। अलबत्ता एक हफ्ते के बाद शादी का टेंट ज़रूर लग जाना था। मैं भागा भागा शंकर के घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि शंकर घर छोड़कर फरार हो चुका है। इस कब्रिस्तान वाले आसेब की बात मेरे कान में गूंजने लगी। मजीद का चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आ रहा था। वो जलाद अपने पैसे कभी माफ़ नहीं करेगा। शादी में सिर्फ हफ्ता बचा था। मैं हारना नहीं चाहता था। फिर मैंने इस आसेब की मदद का फैसला कर लिया था। जैसे ही मेरे दिल में इसकी मदद का ख्याल आया, इसी वक्त मेरे कानों में इसकी सरगोशी सुनाई दी। मैं जानता था, जल्द या बदेर मेरी मदद के सिवा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा। मैं शंकर के घर से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था कि वो सरगोशी मेरे कानों में सुनाई दी थी। कौन हो तुम और मुझसे किस किस्म की मदद चाहते हो? मैंने धीरे से कहा। मेरी बात के जवाब में चंद लम्हों तक खामोशी रही और फिर मैंने एक वजूद को अपने सामने जाहिर होते देखा। ये वही था कब्रिस्तान वाला गोरखन। इसके जिस्म पर अब भी वही लिबास था, सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ब्लैक रंग की डेनिम जीन्स। मैं यहाँ खड़े खड़े तो अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। किसी होटल में बैठकर बात करते हैं। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और मुस्कुराकर बोला, कैसे भूत हो तुम? चाय के होटल में जाकर चाय पियोगे? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। मैं थोड़ा सा मॉडर्न भूत हूँ। मानता हूँ मेरी मौत ने मुझे दुनिया की ज़रूरतों से आज़ाद कर दिया है, लेकिन कभी कभी दुनिया के इस तरह के चौंचले करने को दिल चाहता है। इसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। फिर कदरे तवक्कुफ के बाद वो बोला, जब मैं ज़िंदा था तो मैं अपनी बीवी और कभी दोस्तों के साथ होटलिंग ज़रूर किया करता था। मैंने देखा कि अपनी बीवी के जिक्र पर वो एकदम खुश और फिर उदास भी हो गया। क्या तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे? तुम्हें कैसे पता चला? वो चौंका। तुम्हारा चेहरा हाले दिल बयान कर रहा है। इसके जिक्र पर तुम खुश भी हुए थे और उदास भी, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करता था इससे। ये कमबख्त मोहब्बत बड़ी ही बेकार चीज़ है। इंसान की इज्जत वकार सब मट्टी में मिला देती है। बातें करते करते हम दोनों होटल पहुंच गए। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। बात बिल्कुल दुरुस्त थी। सच्ची मोहब्बत इंसान को जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देती। होटल में कुर्सी पर बैठते हुए यकदम मैं चौंक गया। एक बात बताओ, तुमने तो कहा था कि मैं तुमको इस कदर आजिज़ कर दूंगा कि तुम मेरी बात खुद मानोगे, मगर तुम्हारी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई। हाँ, मैंने सोचा था कि तुमको डरा कर खौफज़दा कर दूं, मगर तुम मेरी तरह एक आशिक हो और आशिक किसी काम के नहीं होते, सब निकम्मे होते हैं। अगर मैं तुमको डराता तो तुम पहले ही किसी काम के नहीं थे, मज़ीद नाकारा हो जाते। वो मुस्कुराकर बोला, एक और बात बताओ, होटल में मौजूद लोग तुमको देख सकते हैं? मैंने अपने दिल में आए हुए खदशे को लफ्ज़ों की शक्ल देते हुए कहा।
हाँ देख सकते हैं, इनको शक भी नहीं होगा मैं जिंदा नहीं हूँ। पहली बार तो तुमको भी पता नहीं चला था कि मैं जिंदा नहीं हूँ, वो मुस्कुराकर बोला। इसकी बात के जवाब में मैं चुप ही रहा। वाकई सामने की बात है, अगर वो खुद से अपने आप को जाहिर ना करे, किसी को शक ही नहीं हो सकता था। होटल वाले को दूध पत्ती चैनक का ऑर्डर करने के बाद मैंने कहा, अब बताओ तुम कौन हो। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे से गम ज़ाहिर होने लगा। मेरा नाम नादिर शाह है, मुझे कत्ल किया गया था। इसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। कत्ल? मगर किसने? मेरी बीवी और इसके आशना ने। इसके लहजे में अफसुर्दी थी। मगर क्यों? मेरे लहजे में हैरत थी। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। मैं समझता था कि वो मुझसे प्यार करती है, मगर वो मेरी दौलत से प्यार करती थी। अपने से 2 गुना ज्यादा उम्र के आदमी से शादी इसने प्यार के लिए नहीं, दौलत के लिए की थी। मैं समझा नहीं। अभी वो कुछ कहना ही चाहता था कि होटल वाला लड़का चाय की चैनक लेकर आया था, इसलिए इसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। चाय की चैनक देखकर वो मुस्कुराया, मगर बोला कुछ नहीं। इसके जाने के बाद नादिर शाह बोला, जब मैं कॉलेज में था तो अपने दोस्तों के साथ पठान की चाय पीने आया करता था। वो जैसे अपने माजी में खो सा गया। अच्छा, मैं भी मुस्कुराया। दौलत कमाई और बहुत कमाई, इसके बाद पठान की चाय नसीब ही नहीं हुई। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, किसी भूत को चाय पीते हुए मैं पहली बार देख रहा था। चाय तो मज़ेदार है। तुम अपनी बीवी का जिक्र कर रहे थे। मैंने इसको चाय के मौजू से वापस असली मौजू की तरफ लाते हुए कहा, ओह हाँ, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, बहुत खूबसूरत, मगर मैं इसको देखते ही दीवाना हो गया। इस वक्त इसकी उम्र 21 साल थी और मैं 48 साल का था। बहुत जल्द ही मैं इसकी अदाओं का दीवाना हो गया। शादी नहीं हुई थी, पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था, इसलिए मेरी शादी के पैगाम को इसने रद्द नहीं किया था। शुरू के 2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। मेरे ऑफिस में CEO की हैसियत से इसने जिम्मेदारी संभाल ली। फिर मेरी बदकिस्मती का आगाज हुआ और ऑफिस में एक नया लड़का जॉब पर आया, पर्सनल सेक्रेटरी टू CEO। वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और मर्दाना वजाहत का हामिल था। इसने ना जाने क्या जादू किया, वो सेक्रेटरी से इसका बॉयफ्रेंड बन बैठा। बात छुपी नहीं रह सकती थी, इसलिए बहुत जल्द मुझे भी पता चल गया और मैंने अपनी बीवी को एक मौका दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको खो दूं। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इतना कहकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर क्या हुआ? फिर इसके लबों पर शिकस्त खुर्दा से मुस्कुराहट दौड़ गई। कोई 2 माह बाद मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा। काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए अपनी बीवी को इन्फॉर्म किए बगैर मैं घर वापस आ गया। इस वक्त रात के 10 बजे थे। दोनों को मैंने ऐसी हालत में देखा कि कोई भी गैरतमंद शौहर बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इसके साथ। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने देखा इसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। पकड़े जाने पर इसके आशना ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर इनसे मैं अपना बचाव ना कर पाया और इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने से पहले मेरी बीवी ने इंकिशाफ किया था कि इसका ताल्लुक इस लड़के से शादी से पहले का था। मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की थी। नादिर शाह ने भर आई हुई आवाज़ में कहा, इसकी कहानी बड़ी ही दर्दनाक थी। एक इंसान ने प्यार किया लेकिन बदले में इसको धोखा मिला, तो अब तुम अपना बदला लेना चाहते हो? हाँ, मैं इन दोनों को भी वैसे ही मौत देना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे बगैर कफन के इस असेब ज़दा कब्रिस्तान में दफन कर दिया जहाँ कोई नहीं आता। इनके ख्याल के मुताबिक वो अपने जुर्म पर पर्दा डालने में कामयाब हो जाएंगे। तुम ये नेक काम खुद भी तो कर सकते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर कर सकता होता ना तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि तुम मेरी कब्र में गिरे थे, इसलिए मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब ये कि मेरी रूह कमज़ोर है, मैं सिर्फ लोगों को डरा धमका सकता हूँ, मार नहीं सकता। तुम मेरी ज़रूरत बन चुके हो। तुम जिस कब्र में गिरे थे इसमें मेरा ढांचा था। अब मेरा तुम्हारा एक रिश्ता बन चुका है, नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, बस मुझे बताओ मुझे करना क्या है, मैंने तुनक कर कहा।
जवाबन इसने जो भी कहा इसको सुनकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अगर मामला मेरी अपनी गर्ज का ना होता तो मैं हरगिज़ इस तरह का ख़तरनाक काम ना करता। लेकिन मुझे हामी भरनी थी, जाकिर की मौत मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। इसके मरे बगैर शहजादी मुझे नहीं मिल सकती थी। अचानक एक सवाल मेरे जहन में आया। होटल से बाहर निकलते ही मैंने इससे पूछा, तुमने ये तो बता दिया कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक सवाल है, जब तुम खुद को मार नहीं सकते तो अपना काम निकल जाने के बाद जाकिर को कैसे ठिकाने लगाओगे? मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। फिर इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात उभरे कि जैसे ये सवाल इसके लिए बिल्कुल ही गैर मुतवक्का हो। तुम बेफिक्र हो जाओ, जब मेरा काम हो जाएगा तो मेरी रूह बहुत ताकतवर हो चुकी होगी। तुम्हारा काम करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसके लहजे में खोखलापन साफ जाहिर था। मुझे यूं लगा वो मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन इन सब बातों पर भरोसे के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये दूसरे दिन की बात है जब मेरे वालिद साहब मुझ पर गर्म हुए थे। अब्बा बहुत ज़्यादा नातवा हो चुके थे। इनके दिलो दिमाग में बस यही एक ख्याल रहता था कि किस तरह मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इस दिन भी मैं जब सोकर उठा तो वो मुझे घर पर ही नज़र आए थे। शायद इन्होंने छुट्टी की थी। नाश्ते पर मैंने इनसे मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। अब्बू खैरियत, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने अब्बू की तरफ देखकर पूछा। हाँ, लेकिन तुम कब ठीक होगे, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे? मेरे अब्बू ने सर्द लहजे में कहा। जी, तुम इतने बड़े हो गए हो, काम धंधा ठीक से नहीं करते, जॉब छोड़कर आ जाते हो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम काम धंधे से लग जाओ ताकि मैं सुकून की मौत मर सकूँ। अब्बू के लहजे में दुख था। अब्बू की बात सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। दुनिया में मुझे किसी का एहसास नहीं, किसी की परवाह नहीं। अभी मैं सोच में गुम ही था कि अब्बू की आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। साउंड सिनेमा हाउस में एक जॉब है, मैंने अपने बॉस से बात की थी। तुम इनके रेफरेंस से वहाँ चले जाना, तुमको जॉब मिल जाएगी। अब्बू ने मुझे अपने बॉस का कार्ड देते हुए कहा। मैंने कार्ड लेकर रख लिया। साउंड सिनेमा एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा था जहाँ एक से ज़ायद स्क्रीनें मौजूद थी। मैंने अब्बा की बात से इनकार नहीं किया, वरना मेरा इरादा सिनेमा हाउस में जॉब करने का कतई ना था। दूसरे दिन मैं वहाँ जा पहुँचा। इंटरव्यू वगैरह हो जाने के बाद मुझे इंतज़ार करने को कहा गया। चुनांचा मैं वक्त गुजारी के लिए इसके कैफेटेरिया में जाकर बैठ गया, जहाँ कॉफ़ी, आइसक्रीम वगैरह हर शे दस्तयाब थी। मैंने ले अपने चाय मंगवाई और एक कोने में बैठ गया। अचानक मेरी नज़र कैफ़े में दाखिल होने वाले एक शख्स पर पड़ी। इस शख्स के साथ एक निहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत लड़की थी, जो कि मेरे बिल्कुल सामने वाली मेज़ पर जाकर बैठ गए। ना जाने क्यों इस आदमी को देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मेरे जिस्म के अंदर सनसनी सी दौड़ने लगी थी। इसकी क्या वजह थी मैं समझ नहीं पाया था। बस एक बेखली का एहसास था जो इस आदमी को देखकर हुआ था। इसके साथ लड़की बहुत खूबसूरत थी और बंदा गज़ब की मर्दाना वजाहत का मालिक था। इसको देखकर कोई भी लड़की मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकती थी। दोनों का जोड़ा बिल्कुल ही मिसाली था। मर्द ने ब्लू जीन्स और सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। ना जाने क्यों पहली नज़र में कोई शरीफ आदमी मालूम नहीं होता था। इसकी आंखों में बेपनाह शर्मीलापन साफ दिखाई देता था। इसकी उम्र 35 साल के आसपास मालूम होती थी और लड़की बमुश्किल 24 साल की होगी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। इनके अंदाज से राजदारी साफ जाहिर हो रही थी। लड़की के चेहरे पर गुस्सा जाहिर होने लगा था। वो कभी खौफ, जबकि बंदे के तासुरात इसको कायल करने वाले थे। एक और आदमी था जो इन दोनों की तरफ देख रहा था। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे टो लगाने वाला हो। इस आदमी ने इन दोनों को देखा, फिर जेब से मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाने लगा था। हो सकता है ये मेरा इत्तेफाक हो, वो आदमी इनकी तरफ ना देख रहा हो। कुछ देर के बाद वो आदमी इस जगह बैठा रहा और फिर उठकर बाहर चला गया। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ है। अचानक मैंने नादिर शाह को अपने सामने जाहिर होते देखा। इसकी आंखों में बेहद गुस्सा दिखाई दे रहा था। नादिर शाह को यूं जाहिर होता देखकर मैं चौंक गया। मेरा दिल कह रहा था कि ज़रूर कोई ख़ास बात है, ये वही है जिसने मेरी बीवी को वर्गलाया। नादिर शाह ने गुस्से से कहा। अब मुझे समझ आया कि मेरा दिल बेचैनी का शिकार क्यों था। तो ये तुम्हारा पहला शिकार है?
میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا ہاں، وہ جو میں نے تم کو بتایا تھا تم کو وہی کرنا ہوگا، اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہوگی، اس کے بعد میں اپنا کام خود پورا کروں گا۔ یہ وہ بات تھی جس کو سن کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ کیفے میں موجود لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ نادر شاہ کی روح مجھے ہی نظر آ رہی تھی اور کسی کو نہیں، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو اس کو بھگانا چاہتا تھا۔ نادر شاہ، آج میں نے انٹرویو دیا ہے، میں اس جاب کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر نادر شاہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ میں کیا سمجھوں؟ تم نے ہار مان لی؟ تمہاری محبت کسی اور کی باہوں میں ہو، تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ نادر شاہ نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا۔ نادر شاہ کے جملے میرے جاگے ہوئے احساس پر کسی حد تک پٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر نادر شاہ پھر بولا، پیار میں ہار جانے سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ اس نے مجھے پھر جگاتے ہوئے کہا، اس بات کا مجھ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جاب، اگر میں یہاں سے اٹھ گیا، جاب کہیں نہیں جاتی، تم کو اس سے اچھی اور جاب مل سکتی ہے۔ ایک بکنگ کلر کی کیا تنخواہ ہوتی ہے پتہ ہے؟ وہ لوہے کو گرم دیکھ کر چوٹ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بہت خوب۔ نادر شاہ مسکرایا۔ تو یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اس کے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، رکو میں ان کی باتیں سن کر آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے نادر شاہ کو غائب ہوتے دیکھا۔ دوسرے پل میں نے نادر شاہ کو اس دوسری میز پر ظاہر ہوتے دیکھا جہاں دونوں موجود تھے۔ نادر شاہ بالکل ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نادر شاہ ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصہ نظر آیا، پھر اس کا چہرہ پرسکون ہو گیا۔ ابھی میں انہی کو دیکھ رہا تھا کہ میرے موبائل فون بجنے لگا۔ میں نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اس مینیجر کا فون تھا جس نے میرا انٹرویو لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے سلیکٹ کر لیا گیا ہے، میں 1 تاریخ سے ڈیوٹی پر آ سکتا ہوں۔ 1 تاریخ کا مطلب 3 دن بعد کا تھا۔ میں خوش ہو گیا، چلو میں شرمندہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ اسی لمحے نادر شاہ کو میں نے اپنے سامنے دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے چھوٹتے ہوئے کہا۔ مکافات عمل، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ مطلب یہ ہے، وہ مسکرایا، جس دولت کے لیے زویا نے مجھے دھوکہ دیا اور آج اسی دولت کے لیے وہ زویا کو مارنا چاہتا ہے اور اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا۔ یہ یہاں کیا